चलते हैं हम अपने अगले नए क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के घटित होने की संभावना सबसे कम है। 2Al प्लस Cr2O3 रिएक्ट करके 2Cr प्लस Al2O3 बनेगा, या फिर Cu प्लस 2H2O रिएक्ट करके CuOH का होल ट्वाइस प्लस H2O बनेगा, या फिर Cl2 प्लस NaBr रिएक्ट करके Br2 प्लस 2NaCl बनेगा, या फिर 2KCl प्लस Br2 रिएक्ट करके Cl2 प्लस 2KBr बनेगा। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सबसे कम संभव अभिक्रिया है इससे घटित होने की। अगला क्वेश्चन है, जल से भरे एक कागज के कप के नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर उसमें आग क्यों नहीं लगती। कागज अज्वलनशील है, कागज प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, कागज की उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कागज प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि जो पानी है वो प्रज्वलन ताप तक कागज को पहुंचने ही नहीं देती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधि का मानव शरीर में उसके स्थान के साथ मिलान कीजिए। कुंदक खलिका संधि, कोहनी के आगे तथा पीछे की गति की संधि, स्थिर संधि, हिंज संधि, आधारी संधि। अब इसको हमें जो है मिलाना है और ए, बी और 3 से ऑप्शन से। तो कैसे हम मिलाएंगे? तो देखिए, पहले कुंदक खलिका संधि जो है, ये कुंदक खलिका संधि कहाँ पे होती है? तो ये हमारे बाजू तथा कंधे के बीच की जो संधि होती है उसे हम कुंदक खलिका संधि कहते हैं। आगे है बी, स्थिर संधि। स्थिर संधि कहाँ पे होती है? तो स्थिर संधि जो है वह संधि जहाँ गर्दन सिर से जुड़ती है वो एक स्थिर संधि होती है। हिंज संधि, हिंज संधि जो होती है ये ऊपरी जबड़े तथा सिर के बीच की जो संधि होती है उसे हम हिंज संधि कहते हैं। आधारी संधि ये कोहनी वाली संधि को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, S1 धातु ऑक्साइड सामान्य क्षारीय होते हैं। S2 प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होने के कारण धातुएं ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती हैं। नीचे दिए हुए कथन S1 तथा S2 पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। S1 तथा S2 दोनों सही हैं। S1 के लिए S2 तर्क है। S1 तथा S2 दोनों सही है, किंतु S1 के लिए सही तर्क S2 नहीं है। S1 सही है, S2 गलत है। S1 S2 दोनों गलत है। तो S1 और S2 दोनों ही गलत हैं। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः तो क्षारीय होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता है कि वो सदैव क्षारीय ही हों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है। उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल कब कौन सा शून्य है? शून्य, उससे भार से कम है, उसके भार से अधिक है, या उसके भार के बराबर है। तो उसके भार के बराबर है। जब भी कोई वस्तु पानी में तैरती है, आधा डूबी हुई है और तैर रही है, तो उसका जो है उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है। आगे है, मछली के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक 4 कोष्ठकी हृदय जिसमें एक आलिन तथा एक नीले है। तो ये तो ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। मछली का हृदय 2 कोष्ठकी होता है, 4 कोष्ठकी नहीं होता। आगे है एक 4 कोष्ठकी हृदय, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक 4 कोष्ठी, एक द्विकोष्ठकी। तो हाँ, मछली का हृदय जो होता है द्विकोष्ठकी होता है। आगे आते हैं, एक साधारण पेंडुलम के बॉब को मध्य स्थिति से बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है। बॉब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विस्थापन शून्य है, चालक अधिकतम है, चालक शून्य है, या फिर त्वरण अधिकतम है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि चालक जो है शून्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? तने, फूल, जड़ें। तने, पत्तियां, फूल, जड़ें, तने, पत्तियां, फूल, पत्तियां, जड़ें। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जड़ें, तने और पत्तियां जो होती है उनके कायिक प्रवर्धन में जो है सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों के समक्ष दाब का प्रत्यय प्रदर्शित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप इसके लिए
उचित होंगे। पहला ऑप्शन है वस्तुओं का मुक्त रूप से गिरते हुए अवलोकन करना तथा उनकी अपेक्षित गति की तुलना करना, जल में विभिन्न तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल मिलाना तथा उनकी परतों का अवलोकन करना, खाली बंद प्लास्टिक की बोतल को जल की बाल्टी में धकेलना तथा अवलोकन करना, या फिर कागज की एक पट्टी को अपने निचले ओर से लगाना और मुंह से पट्टी को फूंक मारना, अवलोकन करना कि कागज की पट्टी किस दिशा में गति करती है। तो यही ऑप्शन डी जो है हमारा उचित ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में कौन सी क्रिया आधारित कौशलों का विकास करना है। श्वास भीतर एवं बाह्य सामान्य रूप से लें। पता लगाएं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं व बाहर निकालते हैं। अब अपने श्वसन की दर को तीव्र गति से चलने के पश्चात भागने के बाद तथा पूर्ण रूप से विश्राम करने के बाद गिने। आपके अनुसार किस स्थिति में श्वसन की दर सबसे तेज होगी। जांच करें कि आपकी दोस्त को भी एक जैसे मूल्य प्राप्त होते हैं या नहीं। तो अवलोकन, अनुमान, मापन या फिर मापन, संप्रेषण, वर्गीकरण। आगे है प्रयोग करना, मापन, वर्गीकरण, संप्रेषण, अनुमान या फिर प्रयोग। तो इसमें जो है अवलोकन है, फिर अनुमान लगाना है और फिर मापन करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में आकलन के समकालीन दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। विज्ञान में आकलन छात्रों में वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है। विज्ञान में आकलन व्यापक प्रकृति का होता है। विज्ञान में आकलन आधारित है छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विचार प्रतिपादन के सिद्धांत को याद रखने में। याद रखना जहाँ भी है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यही जो है नकारात्मक शब्द होता है। तो यानी ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा और हमसे पूछा है जो मेल नहीं खाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से खुले अंत वाले प्रश्न है। व्यक्त कीजिए कि किस प्रकार पशु जीवन वनोन्मूलन से प्रभावित होता है। क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी। वनोन्मूलन किस प्रकार वर्षा में कमी लाता है। आपके क्षेत्र में कौन से कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी। इसमें अलग अलग बच्चा अपने विचार से अलग अलग आंसर देगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप कक्षा 7 के छात्रों को विद्युत चालकता का प्रत्यय सिखाना चाहते हैं। आपके पास निम्नलिखित सामग्री है। रबड़, एक बल्ब के साथ खुला विद्युतीय परिपथ, धातु की पिन, डिजिटल, जल, नमक का घोल। इस प्रत्यय के छात्रों से परिचित कराने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा अपनाएंगे। मैं श्यामपट्ट पर चालन का स्पष्ट अर्थ लिखूंगी एवं ध्यानपूर्वक अपने छात्रों को समझाऊंगी। इसके पश्चात क्रियाकलाप होगा यह पता लगाने के लिए कि कौन से पदार्थ सुचालक हैं। अगला ऑप्शन है मैं श्यामपट्ट पर पदार्थों की सूची लिखूंगी तथा छात्रों से उनका वर्गीकरण, चालन और कुचालन करने के लिए कहूंगी। इसके पश्चात क्रियाकलाप द्वारा उनकी परिकल्पना की पुष्टि करूंगी। अगला ऑप्शन है मैं प्रारंभ में अपने छात्रों से प्रत्येक पदार्थ को परिपथ में रखकर उनका अन्वेषण करूंगी। पदार्थों का वर्गीकरण विद्युत के अच्छे व बुरे चालकों में करने के लिए छात्रों के अवलोकन का आधार के रूप में प्रयोग करूंगी। तो यही ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की एक कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं। शिक्षार्थियों के प्रश्नों को रुचिकर, उत्तम इत्यादि बताना या कहना। सभी शिक्षार्थियों को अपने आप को व्यक्त करने के अवसर देना। तो सही बात है, सभी विद्यार्थियों को अपने आप को व्यक्त करने के लिए अवसर देना चाहिए। आगे है विद्यार्थियों के प्रश्नों का तत्काल उत्तर देना। विद्यार्थियों को उत्तरों की नहीं बल्कि प्रश्नों की गुणवत्ता पर भी जांचना। ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारा बी डी। तो बी और डी एक साथ हों तो ये देखिए यानी हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बी डी ए एक साथ है तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग करना प्रमुख रास्ता है। विचारों का समर्थन एवं परिष्कृत करने के लिए प्रयोगाश्रित प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन है ध्यानपूर्वक एकत्र किया प्रमाणों के परिणाम स्वरूप निश्चित ज्ञान प्राप्त करना, या फिर यथार्थता के लिए सदैव वैज्ञानिक निष्कर्षों का पुनरावलोकन करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। विचारों का समर्थन एवं परिष्कृत करने के लिए प्रयोगाश्रित प्रमाणों का प्रयोग किया जाना। अगला क्वेश्चन है कक्षा 7 की विद्यार्थी की एनसीईआरटी पाठ के निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। अंग्रेज चिकित्सक विलियम हार्वेस ने रक्त के परिसंचरण की खोज की। उन दिनों में समकालीन राय थी कि रक्त शरीर की नलिकाओं में आगे पीछे घूमता है। उनके विचारों के लिए हार्वे का मजाक उड़ाया गया तथा उन्हें सर्कुलेटर बुलाया गया। उन्होंने अपने अधिकांश मरीज खो दिए, तथापि उनकी मृत्यु से पूर्व परिसंचरण के बारे में हार्वे के वैज्ञानिक विचार को सामान्य रूप से एक जैविकीय तथ्य की स्वीकृति मिल गई। उपर्युक्त में से विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन से पहलू प्रदर्शित होते हैं? विज्ञान प्रायोगिक परिणामों पर आधारित है, तो सही बात है, विज्ञान जो प्रयोग किए जाते हैं। आगे है विज्ञान प्रायोगिक है, तो हाँ विज्ञान प्रायोगिक है। विज्ञान वास्तविक और मूल्य उदासीन है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है, तो ये भी सही है, अंतः स्थापित है, यानी हमारा ए, बी और सी, तो ए, बी और डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रभाव है? जलीय पौधे की पत्तियां मोम जैसे आवरण से ढकी होती हैं। एक आरोही पौधे की धागे जैसी घुमावदार संरचना होती है जो तने से निकलती है। रेगिस्तानी पौधे की छोटे आकार की पत्तियां जल की क्षति को कम करने में सहायक होती हैं। तो इसमें हमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव है? जलीय पौधों की पत्तियां जल में तैरती हैं और झुक जाती हैं, तो यही होगा, ये प्रभाव होता है। इसी कारण जो होता है रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कटीली हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है और पानी की बहुत ही कम मात्रा होती है। तो पानी की अधिक मात्रा यूज कर रहे हैं और कम मात्रा जो है खपत हो, इसी कारण पत्तियां जो थी कांटे के रूप में पनप जाती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 समाज के लिए विज्ञान सर्वदा लाभकारी है, तो ऐसा नहीं है। विज्ञान कभी कभी विनाशकारी भी होता है। जैसे न्यूक्लियर बम का खोज हुआ है, तो ये मानव जाति के लिए एक तरह से विनाशकारी ही है, लाभकारी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है विज्ञान में प्रगति से प्रकाशीय और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के साथ साथ कंप्यूटर और दूरसंचार तकनीकियों का भी आविष्कार हुआ है, तो हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यानी S1 गलत है और S2 सही है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का साइंस का। क्या है? प्याज के छिलके की कोशिका का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको बी कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे डी कहते हैं। ए तथा सी के बीच जैली नुमा पदार्थ को डी कहते हैं। ए, बी, सी, डी की पहचान कीजिए। कोशिका द्रव्य, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रक, डी प्लास्टिड्स। अगला ऑप्शन है ए कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, डी कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, प्लास्टिड या केंद्रक। अगला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रत्ययों को नीचे दिए गए विकल्पों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया गया तथा उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया। बोतल में एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया गया। यह देखा गया कि छिद्र में से पानी नहीं निकलता
उत्प्लावन बल के कारण, घनत्व के कारण, दाब के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये जो है प्रेशर, दाब के कारण जो है बोतल से के में जो छिद्र किया गया है उससे जो है पानी नहीं निकलता है दाब के कारण, क्योंकि बोतल का जो मुंह है, ढक्कन जो है वो। आगे देखते हैं। एक लेजर टार्च से प्रकाश को एक एक करके निम्न पर डाला गया, एक प्रिज्म पर, एक कांच की स्लैब पर, और ए और बी कौन सी परिघटना होगी? प्रकीर्णन, अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, 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 अपवर्तन, अपवर्तन। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में जो है प्रिज्म पर लाइट डालेंगे या फिर कांच की स्लैब पर तो रिफ्लेक्शन, अपवर्तन ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयुक्त अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त अभिक्रिया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के संतृप्त विलयन को क्या करने से उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है? पहले तो हम जान लेते हैं संतृप्त विलयन क्या होते हैं। वो विलयन जिसमें पर्याप्त मात्रा में कोई भी चीज़ घोल चुके हैं, अब उसमें उसकी और अधिक मात्रा को घोल नहीं पाएंगे, उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो देखते हैं कॉपर सल्फेट के संतृप्त विलयन को क्या करने से उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है? विलयन में क्षार डालकर, विलयन को जमाकर, विलयन को गर्म करके या विलयन में अम्ल को डाल करके। तो विलयन को जो है गर्म करके, जैसा कि आप सब घरों में देखते हैं जब हम लोग चीनी और पानी को घोलते हैं तो एक सीमा के बाद जाने के बाद चीनी जो है पानी में घुलना बंद हो जाता है। तो फिर हम उसको कैसे अब और चीनी घोले, तो हम उसे गर्म करते हैं, तो जो बची हुई चीनी रहती है वो भी आसानी से घुल जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संयोजन सही हैं? पोलियो, जीवाणु, वायु तथा जल, हैजा, विषाणु, जल एवं भोजन, हेपेटाइटिस बी, जीवाणु, भोजन एवं जल, खसरा, विषाणु, वायु। इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है सही मिलान किया गया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो है एक करेक्ट हो जाएगा, ओनली डी, यानी कि जो खसरा है विषाणु से होता है और वायु के माध्यम से प्रसारित होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती तथा वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है? तो केचुआ जो होता है उसमें जो होता है अर्थवर्म, केचुए में हड्डी नहीं होती है, वो सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। आप लोगों ने देखा ही होगा केचुए को। आगे है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनता के कारण स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है और बाद में रक्त बहने लगता है? विटामिन ए, विटामिन B12 या विटामिन के। तो विटामिन के कारण जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का बनने के लिए जो है निफिलोक्विनोन नाम का एक रासायनिक होता है जिसके कारण रक्त का थक्का जो है बनता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। ए, बी तथा सी की पहचान कीजिए। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सी एल्युमिनियम क्लोराइड है। या फिर ए सल्फ्यूरिक अम्ल है, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सी एल्युमिनियम सल्फेट है। ए जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी कैल्शियम कार्बोनेट है, सी कैल्शियम ऑक्साइड है। डी जो है ए सल्फ्यूरिक अम्ल है, बी चूने का पानी है और सी कैल्शियम सल्फेट है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो है ए सल्फ्यूरिक अम्ल है, बी चूने का पानी है। जब इन दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग रेत, नैफ्थीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? निथारना, आसवन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन,
निथारना, वाष्पीकरण, निथारना, छानना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या ऊर्ध्वपातन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे, जिससे जो है नेफ्थलीन अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको निथारेंगे, फिर वाष्पीकरण करेंगे, जिससे नमक भी पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा और रेत बच जाएगा। आगे देखते हैं, किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार बढ़ती क्यों है? सिक्का बहुत हल्का होता है, पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है, सिक्के पर कोई बल कार्य नहीं करता है, वायु सिक्के को धकेलती है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, सिक्के को पृथ्वी आकर्षित करती है। अगला है क्वेश्चन, ए बी तथा सी डी ऐसी दो छड़ें हैं जो ए सिरा सी द्वारा प्रतिकर्षित होता है, बी तथा सी सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी तथा डी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो है ए बी एक चुंबक है परंतु सी डी चुंबक नहीं है, ए बी चुंबक नहीं है परंतु सी डी चुंबक है, ए बी तथा सी डी दोनों चुंबक हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी तथा सी डी दोनों